हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 15 साउथ एशिया इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ऑन व्हाट बेसिस UNDP रैंक अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाकर डिफाइन करना है। फिर हमें ये बताना है कि UNDP कैसे कंट्रीज को रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बेसिस पर, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के इंडिकेटर्स आते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ GDP ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंसान की लाइफ क्वालिटी पर फोकस करता है। इससे पॉपुलर बनाया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के चॉइसेस और फ्रीडम्स को एक्सपेंड करना। UNDP इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI उस करता है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के इंडिकेटर्स होते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है इंसान की कैपेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करना। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट सिर्फ GDP देखकर मेजर होता था, लेकिन अब सोशल इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। फोकस है एजुकेशन, हेल्थ और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने पर। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री रिच है लेकिन उसके लोग अलिटरेट और अनहेल्थी है तो यूज डेवलप नहीं माना जा सकता। 2. थियोरेटिकल बेसिस। अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे की थियरी है। इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब है लोगों को वो कैपेबिलिटीज देना जिससे वो अपनी लाइफ के वैल्यूएबल गोल्स अचीव कर सकें। यानी डेवलपमेंट इक्वल वेल्थ प्लस डिग्निटी प्लस फ्रीडम। 3. UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। UNDP हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है जिसमें कंट्रीज को HDI के बेसिस पर रैंक किया जाता है। HDI के 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशंस का इंडिकेटर। ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। एजुकेशन, मीन और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लिटरेसी और एजुकेशन लेवल शो करता है। अच्छी एजुकेशन इक्वल बेटर अपॉर्चुनिटीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग GNI पर कैपिटा माइनस PPP एडजस्टेड। इनकम और कंजम्पशन का मेजरमेंट। हाई GNI इक्वल बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। फॉर्मूला। ये तीनों इंडिकेटर्स का जियोमेट्रिक मीन लगकर HDI निकला जाता है। 4. क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय UNDP। UNDP HDI के बेसिस पर कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में रखता है। वेरी हाई HD, हाई HD, मीडियम HD, लो HD। एग्जाम्पल्स, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज टॉप रैंक करते हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। इंडिया 2023 रिपोर्ट। इंडिया की रैंक 134 के आसपास थी। एजुकेशन और इनकम में प्रोग्रेस हुई है लेकिन हेल्थ और इनइक्वालिटी चैलेंजेस है। 5. बियॉन्ड HDI, अदर इंडिसेस। IHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, जब इनइक्वालिटी को भी इंक्लूड किया जाता है। GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर के बेसिस पर कंपैरिजन। MPI, मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी को हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू मेजर करता है। ये सब HDI को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं। कंक्लूजन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है जो सिर्फ GDP नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है। UNDP HDI के थ्रू कंट्रीज को रैंक करता है और इससे क्लियर होता है कि रियल डेवलपमेंट का मतलब इंसान की डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम को बढ़ाना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब इंडियंस रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया और US के रिलेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हमें उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक टाइज, इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन के साथ प्रेजेंट चैलेंजेस भी कवर करने हैं।
मतलब पूरा एवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस लिखना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। इंडिया यूएस रिलेशंस आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट बायलैटरल पार्टनरशिप्स में से एक है। शुरुआत में कोल्ड वॉर के दौरान दोनों के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए हैं। इस आंसर में हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस और कल्चरल डायमेंशंस कवर करेंगे। जोसेफ नए का सॉफ्ट पावर और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट थियरीज भी इस रिलेशन को समझने में हेल्पफुल है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया, जबकि यूएस चाहता था कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में आए। 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी और पोखरण 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस ने इंडिया पर सस्पिशंस और सैंक्शंस लगाए। कोल्ड वॉर के टाइम में दोनों के रिलेशंस लिमिटेड और कॉशियस रहे। 2. पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस इंप्रूव हुए। 1990 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया यूएस को नेचुरल एलाइज कहा। 2005 का सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें यूएस ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। आज दोनों यूएन, G20 और क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में मिलकर काम करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का कोऑपरेशन चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने पर फोकस्ड है। 3. इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आईटी सर्विसेज, फार्मा और टेक्सटाइल्स इंडिया से यूएस जाते हैं, जबकि यूएस से टेक्नोलॉजी और डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट होते हैं। इंडियन डायस्पोरा 4 मिलियन से ज्यादा यूएस में स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इकोनॉमिक लिंक्स बनाता है। H-1B वीजा और टैरिफ्स पर डिस्प्यूट्स हमेशा बने रहते हैं। 4. डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज। डिफेंस सेक्टर में रिलेशंस सबसे स्ट्रांग बने हैं। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स: LEMOA 2016, COMCASA 2018, BECA 2020। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे युद्ध अभ्यास और मालाबार नेवल एक्सरसाइज दोनों के आर्मीज को इंटरऑपरेबल बनाते हैं। यूएस से डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया के लिए एक मेजर एडवांटेज है। 5. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। नेजो इसरो स्पेस कोऑपरेशन और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है। लैक्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और डीपन करते हैं। हेल्थ, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। 6. चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप। ट्रेड और टैरिफ्स पर डिसएग्रीमेंट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। रशिया के साथ इंडिया के डिफेंस टाइज यूएस को कंसर्न करते हैं। ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज पर यूएस कभी कभी प्रेशर बनाता है, लेकिन दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिकली समझती हैं कि इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन जरूरी है। कंक्लूजन: इंडिया यूएस रिलेशंस एक लॉन्ग जर्नी रहे हैं जो सस्पिशन से लेकर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप तक पहुंचे हैं। आज दोनों के रिलेशंस ट्रेड डिस्प्यूट्स के बावजूद ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए क्रूशियल है। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक पीस के लिए इंडिया यूएस पार्टनरशिप एक डिफाइनिंग रोल प्ले करेगी। फ्यूचर में ये रिलेशन और भी स्ट्रांग होने की संभावना है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Identify the main obstacles to strengthening democracy in Nepal. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि नेपाल में डेमोक्रेसी क्यों मजबूत नहीं हो पाए। हमें उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मोनार्की का असर, माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, वीक इंस्टीट्यूशंस और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब आंसर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस कवर करने हैं जो नेपाल की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होने से रोक रहे हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उन्हें पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम्स मिलती है। नेपाल में डेमोक्रेसी का सफर बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, कभी मोनार्की, कभी ऑथोरिटेरियन रूल और कभी लोगों के मूवमेंट्स। 1990 और 2006 के जन आंदोलन के बाद नेपाल ने डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू किया, लेकिन अभी भी डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना मुश्किल है। हम इन चैलेंजेस को पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और एक्सटर्नल एंगल से देखेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हिस्टोरिकल लेगेसी। नेपाल में डेमोक्रेसी बाबा मोनार्की और ऑथोरिटेरियन रेजीम्स के वजह से रुकती रही है। 1990 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी आई, लेकिन गवर्नमेंट्स बार बार गिरती रही। फ्रीक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और अनस्टेबल कोalitions ने लोगों का ट्रस्ट कमजोर किया। एग्जाम्पल:
1991 to 2001 के बीच नेपाल में लगभग 12 से ज्यादा गवर्नमेंट्स बदली। 2. मोनेकी और मिस्ट आंदोलन का असर। नेपाल में मोनेकी ने सेंचुरीज तक सेंट्रलाइज्ड पावर रखा, जो आज भी इंस्टीट्यूशंस पर असर डालती है। 2008 में मोनेकी खत्म हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और एलिट पॉलिटिक्स अभी भी उसी लेगेसी को फॉलो करती है। 1996 to 2006 का माओइस्ट इंसर्जेंसी ने देश को सिविल वॉर की तरह हिला दिया। कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड 2006 के बाद भी माओइस्ट्स और दूसरे पार्टीज के बीच पूरा ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। 3. वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब पार्लियामेंट, जुडिशरी और पार्टी स्ट्रांग हो। नेपाल में इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज्ड है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। करप्शन बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों का भरोसा उठ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज लीडर सेंट्रिक है, पॉलिसी सेंट्रिक नहीं, इस वजह से गवर्नेंस अनस्टेबल रहता है। 4. सोशियो इकोनॉमिक और सोशल डिविजन्स। नेपाल साउथ एशिया के सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी मेजर प्रॉब्लम्स है। कास्ट, एथनिसिटी और रीजनल डिविजन्स डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनने से रोक देते हैं। मधेसी और जनजाति कम्युनिटीज को लगता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए वो बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। 2015 अर्थक्वेक ने गवर्नेंस की वीकनेसेस को और क्लियर कर दिया। 5. कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म चैलेंजेस। 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और रिपब्लिकनिज्म इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सब ग्रुप्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मधेसी और कुछ एथनिक ग्रुप्स को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। प्रोविंसेस के बाउंड्रीज और पावर शेयरिंग पर डिस्प्यूट्स हमेशा रहते हैं। 6. एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। नेपाल का लोकेशन इंडिया और चीन के बीच में है, जिससे वो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है। 2015 इंडिया ब्लॉकेड ने लोगों में रिजेंटमेंट पैदा किया। चीन के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी एक्सटर्नल प्रेशर आता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हैं कि नेपाल की डेमोक्रेसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मोनार्की और इंसर्जेंसी की लेगेसी, वीक इंस्टीट्यूशंस, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। लेकिन नेपाल के लोग बार बार अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं डेमोक्रेसी के लिए। आगे का रास्ता सिर्फ तब स्ट्रांग होगा जब इंक्लूसिव और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और करप्शन कम होगा। तभी नेपाल अपनी डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट कर पाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What challenges are faced by democracy in South Asian countries? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साउथ एशिया के देशों में डेमोक्रेसी को कौन से बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज डिस्कस करने हैं। साथ ही एग्जाम्पल्स भी देने हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स के। लास्ट में बताना है कि इन चैलेंजेस का डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और सरकार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ एशिया दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेमोक्रेसीज का घर है, लेकिन फिर भी यहाँ कई प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी के रास्ते में आती है। कॉलोनियल हिस्ट्री, पॉवर्टी, कास्ट, रिलीजन और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इस रीजन की डेमोक्रेसी को शेप किया है। इस आंसर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री इंटरवेंशन जैसे चैलेंजेस डेमोक्रेसी को कैसे वीक करते हैं। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक इंस्टीट्यूशंस। साउथ एशिया के कई देशों में इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर फैमिली और डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर चलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टीज पर स्ट्रॉन्ग फैमिलीज का कंट्रोल होता है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी को वीक करता है। गवर्नमेंट्स का बार बार गिरना, पॉलिटिकल फाइट्स और अनस्टेबल पार्लियामेंट्स पब्लिक ट्रस्ट को कम कर देते हैं। जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो अकाउंटेबिलिटी को वीक बनाता है। 2. मिलिट्री का रोल और ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स। पाकिस्तान इस रीजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां मिलिट्री बार बार पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती रही है। सिविलियन गवर्नमेंट्स के अंडर भी लीडर्स कभी कभी इंस्टीट्यूशंस को वीक करके अपने हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। श्रीलंका में सिविल वॉर के दौरान इमरजेंसी पावर्स ने डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। ये सब डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म के बीच एक फ्रैजाइल बैलेंस क्रिएट करते हैं। 3. एथनिक, रिलीजियस और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। साउथ एशिया एक हाईली डाइवर्स रीजन है।
यही डाइवर्सिटी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। नेपाल में मधेसी मूवमेंट्स और एथनिक ग्रुप्स की डिमांड्स डेमोक्रेसी के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। श्रीलंका में सिंगला तमिल कॉन्फ्लिक्ट ने डेकेड्स तक सिविल वॉर चलाया और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को वीक किया। इंडिया में कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट्स अक्सर वायलेंस और पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं जो यूनिटी को तोड़ते हैं। 4. करप्शन और पुअर गवर्नेंस। करप्शन ऑलमोस्ट हर साउथ एशियन देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस, पैसा का मिसयूज और क्लाइंटलिज्म लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट कम कर देते हैं। बांग्लादेश में इलेक्टरल वायलेंस और वोट रिगिंग एक सीरियस कंसर्न बने रहे हैं। पुअर गवर्नेंस से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ती है, जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को और वीक करता है। 5. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी रुकावट है। गरीब लोग अक्सर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इंडिया जैसे बड़े डेमोक्रेसी में भी कास्ट और क्लास इनइक्वालिटी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करती है। मालदीव्स और भूटान जैसी छोटी इकोनॉमीज के लिए डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी का बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। 6. एक्सटर्नल प्रेशर्स और ग्लोबल चैलेंजेस। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल जियोपॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को साइडलाइन कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन एड पॉलिसीज कभी कभी डोमेस्टिक ऑटोनॉमी को कम कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और नेचुरल डिजास्टर्स भी नए गवर्नेंस चैलेंजेस ले आते हैं। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए, साउथ एशिया में डेमोक्रेसी को बहुत सारे इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे वीक इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इनइक्वालिटी। लेकिन इसके बावजूद ये रीजन डेमोक्रेसी को सर्वाइव कर रहा है। अगर लीडर्स और सिटीजन्स मिलकर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएं, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें और सिविल सोसाइटी को एम्पावर करें, तो डेमोक्रेसी और स्टेबल हो सकती है। डेमोक्रेसी की सफलता यहाँ के लोगों की कमिटमेंट पर डिपेंड करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।